Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you quick brief what we will be doing today. So as far as today's session is concerned, we'll talk about this exercise. SARX 24, E-Dakhil portal, Jarawa tribe, Network Readiness Index 2024, and Between Hope and Hurdles on the High Seas. Basically, it is discussing about High Seas Treaty. A very important one. So, in detail इसमें सारे आर्टिकल्स देखेंगे. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मोस्टली आज आर्टिकल्स प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से हैं. दिस आर्टिकल मेंस ओरिएंटेड भी है. सो जैसे जैसे आर्टिकल्स आएंगे आई विल कीप टेलिंग टू यू. चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश्ड. आप सेशन शेयर नहीं कर रहे हो, प्लीज डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस. कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप फीडबैक दे सकते हो. यू कैन लेट अदर्स नो. एंड अटेंडेंस मार्क कर देना, एक थम्स अप साइन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. Sri Ram's IAS is serving the nation since 1985. You can trust the content, the quality content that is being shared with you. I think without taking any much time, let's simply begin with the very first article. 27 नवंबर से 30 नवंबर तक, यानी कि अभी ये एक्सरसाइज चल रही है. इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट दिस एक्सरसाइज कहाँ पर? कोची के अंदर, जो कि फोकस करती है ऑन एनहांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. ये जो एक्सरसाइज है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड. इस एक्सरसाइज में नेशनल एजेंसीज, फॉरेन पार्टनर्स, ये सब इन्वॉल्व हैं. जिनका एम क्या है, इस एक्सरसाइज का एम क्या है? टू इम्प्रूव इंडियाज कैपेबिलिटी इन हैंडलिंग मैरीटाइम एमरजेंसी. अगर कोई मैरीटाइम एमरजेंसी आ जाती है, लेट से कोई ऑयल स्पिल होता है या एन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो मैरीटाइम अगर कोई एमरजेंसी आ जाए तो इंडिया की कैपेबिलिटी हो वहाँ पर, जो कैपेबिलिटी है उसको और इम्प्रूव करना कि वो हैंडल दैट, राइट. सो सभी साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो इसीलिए ये भी यहाँ पर भी सभी I'll talk about the participants also who are involved in this exercise. तो गोल ओवर यही है, मेजर प्राइमरी गोल यही है, you enhance mass rescue operations. जैसे इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन टेस्ट करना. यू विल स्ट्रेंथन द रीजनल कोऑपरेशन इन सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स. ओवरऑल इट विल ऑल्सो असेस द इफेक्टिवनेस. जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनकी क्या इफेक्टिवनेस है, आर दे इफेक्टिव एनफ, तो वो सारी चीज़ें होता है ना, टेस्ट करना, वो है. इसमें जिन्होंने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया वो है डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह जी. डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड एस परमेश ओवरसी द एक्टिविटीज. पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स आए हैं, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, आर्म फोर्सेज हैं, फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं जो अपने दे विल शेयर देयर इनसाइट्स, देयर एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ पर पहला दिन यानी कि 28 नवंबर को, यानी कि कल, टेबल टॉप एक्सरसाइज, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब हुआ, जिसके अंदर आप सब नॉलेज शेयर करोगे. यू विल हैव कोलैबोरेटिव प्लानिंग विद ईच अदर. फिर दूसरे दिन यानी कि आज इट विल इन्वॉल्व सी एक्सरसाइज होगी कोची के कोस्ट पे, ऑफ दिस कोस्ट. एंड दिस एक्सरसाइज विल सिमुलेट टू मेजर एमरजेंसीज, एक डिस्ट्रेस्ड पैसेंजर वेसल एंड अ सिविल एयरक्राफ्ट डिचिक. तो बेसिकली यहाँ पर मान लो अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो हाउ यू विल वर्क ऑन इट, क्या करोगे आप, तो वहां पर कोलैबोरेशन होगी और ऐसी दो एक्सरसाइज को दे विल सिमुलेट. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सो जो सी एक्सरसाइज है वहां पर न्यू टेक्नोलॉजीज शोकेस करी जाएंगी. जैसे सैटेलाइट डिस्ट्रेस बेकॉन्स विल बी यूटिलाइज कम्युनिकेशन के लिए, ड्रोन्स डिप्लॉय किए जाएंगे, रिमोट कंट्रोल लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स डेमोस्ट्रेट किए जाएंगे. ये ओवरऑल जो इनोवेशंस हैं इनका एम यही है ताकि आप रेस्क्यू ऑपरेशंस को, उनकी एफिशिएंसी को और एनहांस करो. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इंडिया ने हाई सीज ट्रीटी को साइन किया है जिसका एम है टू प्रोटेक्ट मेराइन लाइफ इन द हाई सी. देखो, जब आप ट्रीटी साइन करते हो एक बात होती है, जब साइन के बाद रेटिफिकेशन इज द अदर प्रोसेस. रेटिफिकेशन देखो, सिग्नेटरी एक है, अच्छा आपने ट्रीटी साइन करी है, मानते हो ये ट्रीटी ठीक है,
रेटिफिकेशन में होता है जब वो आपके लिए, आप ऐसा लगा लीजिए लीगली बाइंडिंग, मैं अगर एक टर्म समझाने के लिए बोल रही हूँ अभी, कि मतलब आप फिर अपने, अब अलग अलग कंट्री जब रेटिफाई करती हैं तो वो कहती हैं ठीक है, हम जो ये यहाँ पर रूल्स हैं जो इस ट्रीटी के, वो हम अपने देश में फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, उसको अपने रूल्स बुक में डालेंगे, और फिर उसके लिए यू विल टेक आउट विद लॉज एंड पॉलिसीज की वी हैव रेटिफाइड दैट ट्रीटी एंड विल वर्क ऑन इट। यू एक तरीके से आप लगा लीजिए कि आप अपनी कंट्री के अंदर फिर उसको, नेशन टू नेशन हर एक कंट्री फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है। अ काइंड ऑफ आप लीगली बाइंडिंग बोल सकते हैं, बट specifically I would not use these terms. It's just to make you understand कि what is ratification. Ratification is basically the process where every country, each nation, जब वो ट्रीटी रेटिफाई कर रहे हैं, it is a first step. So when you are saying legally binding, to become legally binding, पहले तो एक कंट्री को उसको रेटिफाई करना है, एक फॉर्मल प्रोसेस है where countries government they officially approve and they commit to implement this treaty, right? When you sign the treaty, you're agreeing, okay, there are certain set of principles, you are showing your commitment to protect the wildlife and ecosystem, but ratification is the next step. ठीक है, देखो, आई लेट यू नो, एक होता है टेरिटोरियल सी, आपकी बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, फिर उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके बाद आते हैं हाई सीज, जहां पर आप ऐसा लगा लीजिए कि कोई कुछ भी कर रहा है, तो कोई कुछ भी करेगा तो जहाँ इतना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नंबर ऑफ स्पीशीज आर देयर, प्लास्टिक पोल्यूशन ऐसे ही होता है, डंप कर दिया जाता है, कितना नुकसान पहुंचेगा, और कोई भी किसी भी हिसाब से वहाँ के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा दे रहा है, तो वो ना हो, एक प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए ना, रूल होने चाहिए। सो दैट इज़ वाई हाई सीज ट्रीटी इज हियर, और हाई सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब दे कवर 64% ऑफ द इंडियन ओशन, 43% of the earth. They are home to 2.2 million marine species, 1 trillion microorganisms. और ये एरिया किसका है? किसी एक देश का कहेगा ये मेरा एरिया, यहाँ तक ये मेरा है भाई, चाइना तो यहीं खड़ा हो जाएगा, कहेगा ये मेरी ज़मीन है, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए हाई सीज ट्रीटी है, ये एरिया किसी का नहीं है, इट इज़ शेयर्ड फॉर नेविगेशन, फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रिसर्च के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इट इज़ शेयर्ड। तो इंडिया ने अभी इस ट्रीटी को साइन किया है। करंटली अगर मैं बताऊं तो 105 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है, और इसमें से 14 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने रेटिफाई किया है। देखो, दिक्कत यही है कि जब किसी का नहीं है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, पॉल्यूशन होगा, ओशन एसिडिफिकेशन होगा। 2021 में 17 मिलियन टन प्लास्टिक डंप हुआ था इस ओशन में। देखिए, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, कोस्टल कंट्री जैसे आपकी इंडिया है उसके फुल राइट्स हैं, यहाँ पर सॉवरेनिटी है, राइट टू मिनरल रिसोर्सेज, फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक, और उसके बाद हाई सी। तो हाई सी के 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो जैसे देयर आर प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ एरियाज है ना, वैसे ही आप मेराइन प्रोटेक्टेड एरियाज को डिमार्केट करो। दूसरा कि जो ये जेनेटिक मेराइन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज हो और इक्विटेबल शेयरिंग हो, जो भी बेनिफिट उससे आता है तो नेशंस के बीच में इक्विटेबल शेयरिंग हो, एक कहाँ से कहाँ चला गया और एक अभी यही है, वो नहीं होना चाहिए। और जो एक्टिविटीज, जो जितनी भी ऑल द मेजर एक्टिविटीज जो ओशन के अंदर हो रही हैं, सो दे शुड गो विद द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, जो कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे नेशन टू नेशन भी तो वेरी करता है ना, तो एक कोई डेवलप नेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन सपोर्टिंग दोज रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड्स, लैंडलॉक्ड स्टेट्स, यू एनहांस देयर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता दे रही हूँ, हाई सीज ट्रीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम बाद 2023 में, आइए प्लीज कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन 2023, क्योंकि इससे पहले ना यूएन क्लॉज वी हैड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है, इट डिफाइंस नेशंस राइट एंड ड्यूटीज ओवर द सीज एंड ओशंस, establishes those territorial waters, exclusive economic zones. It provides you the broad principle. High Seas Treaty, it लगा लीजिए, it acts as a implementation framework under the UN clause. ठीक है, moving ahead.
पॉलिटी में डाउट आ रहा है, सेशंस अवेलेबल हैं, प्लीज़ टू रेफर देम, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। कोई भी चीज़ में डाउट आ रहा है पॉलिटी से जुड़ा हुआ, पूरी कंप्लीट सीरीज़ है प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाएगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव, मतलब 1 रुपये भी नहीं देने, 20-25 हज़ार के कोर्स खरीदोगे फालतू में, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, टेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट, ठीक है। बहुत सी सीरीज़ हैं प्लेटफॉर्म पे, और भी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही हैं, डिफरेंट फैकल्टीज़ आर टेकिंग, तो वो ले, जब फ्री में मिलता है ना, कभी कभी ना हमें उस फ्री की कदर नहीं होती है, क्योंकि हमें जहाँ हमारे 15-20 हज़ार लग जाएं वहाँ मोर सीरियस हो जाते हैं, फिर हमें लगता है नहीं, यहाँ एक तो पैसे लग गए, 15-20 हज़ार तो बहुत दूर की बात है, किसी के 10 रुपये भी लग जाते हैं ना ये कोर्स देखने के, तो फिर सीरियसनेस आ जाती है, और लगता है यहाँ अच्छा ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट होगा। आप एक बार जो फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे, एक बार उसका होता है ना फ़ायदा लीजिए, यू डोंट हैव टू पे दीज बिग अमाउंट्स। पहले तो रेगुलर हो जाओ, एक दिन आके 4 दिन गायब हो जाने से सफल नहीं होंगे, साफ साफ बता रही हूँ, तो इसीलिए बी रेगुलर, ठीक है। और अगर मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको कम लग रही हो आज, तो अपने फ़ोन या लैपटॉप्स जहाँ पर भी आप ये सेशन देख रहे हैं उसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लेना ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन बाय 11 स्पोर्ट्स एंड इज़ नाउ प्लेस्ड एट 49th रैंक एज पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 NRI 2024 रिपोर्ट रिलीज ऑन 21 नवंबर 2024। अच्छा, एक ना आपको सेशन के बाहर ऐसे दिख रहा होगा कि हम आज एक कैंपेन के बारे में पढ़ने वाले थे, दैट वाज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज। आई विल टेक इट टुमारो। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया हैज़ एडवांस्ड इन इट्स ग्लोबल रैंकिंग इन दिस इंडेक्स। 11 पोजीशन से आपने इम्प्रूव किया है अपने प्रीवियस ईयर की रैंकिंग्स को अगर आप देखें तो, और अभी आप 49th रैंक पे हैं, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट क्या दिखा रही है? नेटवर्क रेडीनेस, मतलब यू हैव इम्प्रूवड इन एरियाज दैट आर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इंडेक्स देखता है कि अलग अलग कंट्रीज, हाउ वेल दीज कंट्रीज आर प्रिपेयर्ड टू यूज एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, समझ आ गया। आगे इसके बारे में इन डिटेल पढ़ते हैं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। इट मैप्स नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस लैंडस्केप, कि कितनी, मतलब 133 इकोनॉमीज को ये देखता है कि हाउ वेल कंट्रीज यूज बेनिफिट फ्रॉम द डिजिटल टेक्नोलॉजी। 4 एरियाज के ऊपर, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट, एंड दे आर कवरिंग अ टोटल ऑफ 54 वेरिएबल्स। टेक्नोलॉजी, हाउ एडवांस्ड एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज इन द कंट्री। People, skill of the people, how well they use the technology. Governance, rules, laws, efforts made by the government to support that technology. Impact, how technology helps society and economy. So these pillars include 54, there are अलग अलग different factors like internet access हो गया, education हो गया, innovation हो गया, हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है। सो देयर इज अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वॉशिंगटन DC दैट पब्लिशेस दिस रिपोर्ट। देयर इज एन इंस्टीट्यूट, पोर्टिलेंस इंस्टीट्यूट। ये कहते हैं कि इंडिया हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग बट अपना स्कोर भी इम्प्रूव किया है। 49.93 था और इस साल आपने 53.63 किया है, ठीक है। इट इज़ नोट वर्दी दैट इंडिया लीड्स इन, बहुत सी इंडिकेटर्स में इंडिया ने लीड किया है। इंडिया सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस, AI टैलेंट कॉन्सेंट्रेशन, ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, सेकेंड रैंक इन बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद द कंट्री, इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ, थर्ड रैंक इन डोमेस्टिक मार्केट स्केल, फोर्थ रैंक इन एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद करना पड़ेगा। बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंडिया की अचीवमेंट्स, पहली रैंक, फर्स्ट रैंक ग्लोबली कहाँ पर?
AI scientific publications, जो research papers that are related to artificial intelligence. India has highest number of skilled professionals in artificial intelligence. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देखिए AI talent concentration. ICT services export. India exports the most digital and IT services globally. Second rank in other sectors, high speed internet connection, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूसेज, ऐसे करके थर्ड रैंक. जैसे डोमेस्टिक मार्केट साइज, हमारी ह्यूज मार्केट, यही तो हमारी एक तो स्ट्रॉन्ग बात है. टेक्नोलॉजी के लिए, डिजिटल सर्विसेज के लिए मार्केट की कमी नहीं है इंडिया में. फोर्थ रैंक, इंडिया इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन इम्प्रूविंग इट्स टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. सो इफ आई टॉक अबाउट अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, इंडिया इज रैंक्ड सेकेंड है तो बिहाइंड वियतनाम के बाद. ठीक है. सो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रोग्रेस, अच्छी स्ट्रेंथ है इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. ई दाखिल पोर्टल, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अनाउंस किया है दिस सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पोर्टल, जो कि अब हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर ऑपरेशनल होगा. कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती है ना, तो बस वो फाइलिंग जो है कंज्यूमर की कंप्लेंट्स की, वो स्पीडी हो, इनएक्सपेंसिव हो और हैसल फ्री मैकेनिज्म आपको मिल जाए, इसीलिए ये पोर्टल है. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने इसे लॉन्च किया था 2020 में. इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस लिए डिज़ाइन किया गया? जो कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस होते हैं, जो उसका जो रिड्रेसल प्रोसेस है, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, एक जगह पे हो जाए ना. कंज्यूमर्स को एक एफिशिएंट और एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड किया जाए सो दैट दे अप्रोच द रेलिवेंट कंज्यूमर फोरम. राइट. जो ट्रैवल की जरूरत पड़ती थी, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था टू फाइल द ग्रीवियंसेस, वो नहीं होगा. कन्वीनियंस आ गई. इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस फॉर इश्यूज लाइक poor service, or there is unfair trade practice, there is false advertising, or there is defective product, right? So instead of going to consumer court in person, people can submit their complaints online through this platform, e-dakhil portal. ये जो hassle होता था of going to consumer courts in person, वो नहीं होगा. आपकी complaint जो process होगी, that will be quick, simple, affordable, convenient हो गया, easy use हो गया और accessible भी हो गया. Anyone across the India, they can use this to approach the right consumer forum. ठीक है. सो पोर्टल बहुत ही सिंपल और क्लियरली डिजाइंड है. इजी टू नेविगेट इंटरफेस है. कंप्लेंट फाइल करने से लेके टू ट्रैकिंग देयर स्टेटस, पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, पेपरलेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. एनी कंज्यूमर और एडवोकेट कैन साइन अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म. OTP आएगा आप अपने फोन पे and you can sign in. They can then move on with the filing a complaint. All aggrieved consumers जितने भी हैं, the portal has facilitated them to submit the complaints to consumer commissions online in the comfort of their homes. वही बोल रहे हैं वो. Accessible हो गया to the consumers across all the regions of India. इनकी बात करनी है हमें. ये एक ट्राइब है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इलेक्शन प्रोसेस 19 मेंबर फ्रॉम दिस जरावा ट्राइब, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है, इन्हें इंक्लूड किया गया है इंडिया के इलेक्टोरल रोल में. यू आर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, है कि नहीं? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू कैन मेंशन. They have the right to participate in the elections. It is significant. It is inclusion in the democracy. It is recognition of identity. ये क्या reflect कर रहा है? It is a very landmark movement because many indigenous tribes like the Jarawas, they live in isolation. They have minimal interaction with the mainstream governance. Let's talk about this tribe. कौन है ये? They are one of the original communities of the Andaman Island. PVTGs हैं, इंडिजीनियस ट्राइब है, अंडमान एंड आइलैंड में रहते हैं. एंड जस्ट अ मिनट, हाँ, PVTGs हैं. मिडल अंडमान और साउथ अंडमान, वहाँ ये दे इनहेबिट. इन देयर रीजन इज करेक्टराइज्ड बाय डेंस फॉरेस्ट है, मैनग्रूव्स हैं,
हमें पता ही है अंडमान का कैसा वेजिटेशन है. दे आर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ जंगल ट्राइब, जो कि दैट ट्राइब इज नाउ एक्सटेंट. और कुछ बिलीव करते हैं दैट द एंसेस्टर ऑफ दिस ट्राइब, दे वर पार्ट ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका. जो वहाँ से माइग्रेशन हुई और वो जो यहाँ आए, तो पहली सक्सेसफुल ह्यूमन माइग्रेशन आउट ऑफ अफ्रीका जो हुई, जो ये जो ट्राइब है, इनके एंसेस्टर्स, they were the part of that migration. Traditionally, they have been hunter, fishermen, and they are known as warriors, जो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं. They are known for their physique, excellent nutritional health. Traditional clothing among the tribe is minimal and functional. ऐसा है जो उनके ट्रॉपिकल क्लाइमेट को सूट करे. 1789 के बाद इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही थी, लेकिन दे सर्वाइव्ड द ब्रिटिश कॉलोनियल प्रेजेंस एंड द वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है, तो इस ट्राइब से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, यू कैन आंसर दैट. ओवर द इयर्स ऐसा हुआ है कि जो इन ट्राइब के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में जो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्राइब्स एंड द आउटसाइडर्स, दैट हैज इंक्रीज्ड. They have initiated contacts with the settled population, where they traded and interacted with the tourists. They got medical aid. बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं वो. At present इनका जो नंबर है 250 से 400 इंडिविजुअल्स है और 19 मेंबर्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन दी इलेक्टोरल रोल. ठीक है, ये था आपका आज का सेशन. कोई डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. शेयर दीज सेशंस, mark your attendance, subscribe to the channel. And most important of all, do revise whatever we cover. Okay, so this was the whole lecture. Thank you everyone for giving your valuable time. I'll meet you in the next one. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.